गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर करेंगे, दैट इज मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस। केंद्रीय बलों के प्रभाव में किसी कण की गति कैसे होती है, उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। सबसे पहले तो ये देखें कि केंद्रीय बल क्या है, इसके कौन कौन से गुण हम काम में लेते हैं। सो व्हाट इज द सेंट्रल फोर्स एंड इट्स जनरल फीचर्स। So first we have to define the central force. केंद्रीय बल की परिभाषा, वह बल जिसकी क्रिया रेखा लाइन ऑफ एक्शन यानी जिस लाइन पर वह काम करता है किसी नियत बिंदु से गुजरती है, इट पासेज थ्रू ए फिक्स पॉइंट, तथा इसका परिमाण इट्स मैग्नीट्यूड नियत बिंदु यानी जिसको पॉइंट माना हमने, रेफरेंस पॉइंट माना, बल के केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट या सेंट्रल फोर्स पॉइंट, तथा इसकी दिशा केंद्र की ओर टुवर्ड्स दैट पॉइंट और आउटवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट, केंद्र के बाहर या उसके अंदर की ओर होती है, यानी उसी रेखा पे होती है। सो इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो एफ वेक्टर फंक्शन ऑफ द आर इक्वल टू प्लस माइनस फंक्शन ऑफ एफ आर आर केप। यहाँ बहुत कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। एफ आर बल का परिमाण है जो केंद्र से दूरी r पर निर्भर करता है, मीन्स कैपिटलाइज द फंक्शन ऑफ r। आर केप स्थिति सदिश की ओर एकांक सदिश है कि जो हमने स्थिति सदिश बनाया है जिसके उस बिंदु से और जहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं उनके बीच की जो दूरी है उसको हम यदि स्थिति सदिश कहते हैं सदिश फॉर्म में, तो जो यूनिट वेक्टर आता है दैट इज द आर केप। और प्लस माइनस जो है वो बल की प्रकृति को व्यक्त करता है, दैट डिफाइंस द नेचर ऑफ द फोर्स। यदि ये पॉजिटिव है तो ये प्रतिकर्षण बल को यानी रिपल्सिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, और यदि नेगेटिव है तो ये अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, आकर्षण बल को बताता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें, गुरुत्वीय बल हमेशा आकर्षण बल होता है, तो एफ आर को हम लिखते हैं, पढ़ के आए हैं, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर स्क्वायर माइनस आर केप। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि गुरुत्वीय बल हमेशा आकर्षित बल होता है या आकर्षण बल होता है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। विद्युत बल एफ आर Q1 Q2 के बीच हमने निकाला था कूलम्ब लॉ में, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर प्लस माइनस आर यूनिट वेक्टर। प्लस माइनस इसलिए कि यदि समान प्रकृति के आवेश है Q1 Q2, यदि दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है तो प्रतिकर्षण बल होता है प्लस का आएगा, और यदि दोनों विपरीत प्रकृति के हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो हम सब जानते हैं आकर्षण बल होता है, तो माइनस में आ जाएगा। सो दिस इज द एंटायर डेफिनेशन ऑफ द सेंट्रल फोर्स। नाउ इनके जो सामान्य गुण होते हैं, जनरल फीचर्स ऑफ द सेंट्रल फोर्सेस, वो क्या क्या है यही देखते हैं। शुरुआत पहले से, केंद्रीय बलों के अंतर्गत प्रत्येक कण की गति सदैव एक ही समतल में होती है, मीन्स जो मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इन अंडर द सेंट्रल फोर्सेस वह हमेशा एक प्लेन में होती है। कैसे होती है चेक करते हैं। माना कि केंद्रीय बल एफ आर वेक्टर इक्वल टू फंक्शन एफ आर आर केप, ये तो हमारी परिभाषा से आ गया, प्लस माइनस हमने हटा दिया। दोनों और यदि हम आर वेक्टर से गुणा करते हैं तो देखिए क्या मिलता है, आर इंटू एफ आर वेक्टर में दोनों एफ आर आर वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय द आर केप एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि आर वेक्टर व आर केप की दिशा एक ही है, और हमें पता है ए क्रॉस ए जीरो होता है, मीन्स ए साइन जीरो, जीरो की साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जीरो हो जाती है। अब फोर्स को हम लिख सकते हैं एफ आर इक्वल टू एम डी टू आर बाई द डी टी स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, सो मिल गया हमें आर वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय द एम डी टू आर बाई द डी टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, या आर इंटू डी टू आर बाई द डी टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो प्राप्त हो जाता है। और यदि हम इसको अलग तरीके से लिखना चाहें तो उसके लिए हम क्या करें, एक नया टेक्स्ट काम लेते हैं, डी बाई डी टी ऑफ द आर वेक्टर इंटू डी आर बाई डी टी। सो दिस इज इक्वल टू डी आर वेक्टर बाई द डी टी, ए डॉट बी से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, डी आर बाई डी टी प्लस आर वेक्टर क्रॉस डी टू आर वेक्टर बाई द डी टी स्क्वायर। क्योंकि पहला जो पार्ट है इसका राइट हैंड साइड का दोनों इक्वल है तो एक क्रॉस एक जीरो हो जाता है, और सेकेंड पार्ट हमने देख ही रखा है जीरो होता है। सो ये मिल जाएगा आपको इक्वेशन 3 से कि डिफरेंशियल ऑफ दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम आर वेक्टर इनटू द डी आर बाई डी टी इक्वल टू जीरो होता है।
या इसको यूँ कहते हैं हम कि डी आर बाई डी टी वेलोसिटी होती है, तो डी बाई डी टी ऑफ दी आर वेक्टर इंटू द वी वेक्टर इक्वल टू 0। यदि हम टाइम के रूप में इसको देखें, इंटीग्रेट करके देखें, तो आर क्रॉस वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्राप्त हो जाता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, इससे क्या स्पष्ट होता है कि आर वेक्टर व वी वेक्टर से निर्मित तल, द प्लेन विच इज फॉर्म्ड बाय द आर वेक्टर एंड द वी वेक्टर, सदैव अपरिवर्तित रहता है, मीन्स ऑलवेज मूव इन ए सेम प्लेन, कांस्टेंट प्लेन में मूव करता है, यानी अंडर सेंटर फोर्सेस ये एक ही तल में गति होती है। दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा फीचर्स, कोणीय वेग संरक्षित रहता है। अंडर द सेंट्रल फोर्सेस द एंगुलर मोमेंटम इज द कांस्टेंट और द कंजर्वेटिव। कैसे होता है इसका प्रूफ देखते हैं। एफ आर लिखते हैं अपन प्लस माइनस एफ आर आर केप, वो पुराना तरीका, आर क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दें लेफ्ट हैंड साइड में, आर क्रॉस एफ इक्वल टू एफ आर मल्टीप्लाइड बाय द आर वेक्टर बाय द इनटू द आर केप, और ये 0 हो जाता है राइट हैंड साइड, तो टॉर्क 0 हो गया। आर क्रॉस एफ इक्वल टू 0, जो टॉर्क होता है बला गुण रिप्रेजेंट करता है, और टॉर्क को हम जानते हैं कि वो कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर को रिप्रेजेंट करता है। सो टो इक्वल टू लिखा जाएगा डी जे बाई डी टी, और यदि इसको इंटीग्रेट करके देखें तो जे कांस्टेंट हो जाता है, यानी अंडर द सेंट्रल फोर्सेस द एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट और द कंजर्व्ड, यानी कुल कोणीय संवेग का मान नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। तीसरी प्रॉपर्टी, केंद्रीय बल संरक्षी बल होते हैं। सेंट्रल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर। तो कैसे होता है, संरक्षी बल क्या होता है, परिभाषा हमने पढ़ रखी है, फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं। ये वह बल जो कि जिस पे किया गया कार्य गति की दिशा, गति के पथ पर निर्भर नहीं करता, केवल प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, उसको हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया कि P से Q मूव करते हैं तो वर्क डन होता है डब्ल्यू पी क्यू, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम P टू Q एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। एफ वेक्टर को आप लिख सकते हैं एफ आर आर केप, तो जो फॉर्मूला मिल जाता है P टू Q एफ आर आर केप डॉट डी आर वेक्टर, और हमें पता है क्योंकि इन दोनों का यदि डॉट प्रोडक्ट है तो डी आर मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाता है। सो P टू Q एफ आर डी आर और डब्ल्यू पी क्यू यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो वो इंटरनल एनर्जी के या आंतरिक ऊर्जा या गति ऊर्जा में या ऊर्जा में, कार्य ऊर्जा पर में से ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। सो यू आर आ जाएगा, एफ आर डी आर को हम लिख सकते हैं P टू Q एंड दैट इज यू क्यू माइनस यू पी, यानी केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, यह किसी भी पथ पर निर्भर नहीं करता, इसमें कोई डायरेक्शंस वगैरह नहीं होती। दिस प्रूव दैट द सेंट्रल फोर्सेस सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स, कि वो संरक्षी बल की जो परिभाषा होती है, जो सिद्धांत होते हैं, जो गुण होते हैं, उनको ये फुलफिल करता है। लास्ट आज के लिए वो है इम्पॉर्टेंट, केंद्रीय बल के अंतर्गत कण की गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द सेंट्रल फोर्सेज। कैसे कैलकुलेट करें, इसके लिए हम शुरुआत करते हैं दो कोऑर्डिनेट सिस्टम से। एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको हम कार्तीय निर्देशांक तंत्र कहते हैं, XYZ होता है। दूसरा होता है आर थीटा 5 जिसको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ध्रुवीय निर्देशांक कहते हैं। तो इन दोनों को हमने 2 डायमेंशन मान के चलते हैं कि XY में कोई कण है तो X इसकी चौड़ाई हो जाती है, Y इसकी ऊंचाई हो जाती है, P बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो XY हो जाते हैं, और उसमें देखें पोलर कोऑर्डिनेट्स में तो R एंड थीटा होते हैं। चित्र से देखें तो मिलता है हमें X इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड Y इक्वल टू आर साइन थीटा। डिफ्रेंशिएट कर दें दोनों को विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम, सो मिलता है टी एक्स बाई डी टी इक्वल टू डी आर बाई डी टी कॉस थीटा प्लस आर माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। एंड सेकेंड का करते हैं तो डी वाई डी टी इक्वल टू डी आर बाई डी टी साइन थीटा प्लस आर कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी। एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करें क्योंकि हमें एक्सलेशन चाहिए। सो द डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू डी टू आर बाई द डी टी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस डी आर बाई डी टी sin theta d theta by dt minus dr by dt sin theta d theta by dt minus r cos theta d theta by dt whole square minus r sin theta d theta by dt square। सिंपल डिफरेंशिएशन है। लास्ट की टर्म में 3 टर्म्स है जो a डॉट b डॉट c से डिफरेंशिएट होते हैं और पहले 2 में 2 a डॉट b से डिफरेंशिएट होता है। अब यदि हम इसको चूज कर लेते हैं sin थीटा की मल्टीपल और cos थीटा को अलग अलग से, तो जो हमने टिक मार्क लगा रखे हैं वो cos थीटा से मल्टीपल है और जो नीचे अंडरलाइन कर रखी है वो sin थीटा पर हो जाते हैं। तो मिलता है cos थीटा का मल्टीपल डी टू आर बाई द डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई द cos थीटा, और sin थीटा के जो मल्टीपल टर्म्स आ रही है वो आती है माइनस आर डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई द sin थीटा।
इसी प्रकार यदि हम डी टू वाई बाई द डी टी स्क्वायर प्राप्त करना चाहें तो वो मिलता है डी टू आर बाई द डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी स्क्वायर साइन थीटा और प्लस आर डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस टू डी आर बाई डी थीटा बाई डी टी कॉस थीटा। दो पार्ट मिल गए हमें एक्स वाई के, तो हम इसको जो ए कोई भी वेक्टर मानते हैं त्वरण को, तो उसको हम दो पार्ट्स में लिख सकते हैं। कैसे? आई केप डी टू एक्स बाई द डी टी स्क्वायर प्लस जे केप डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ कि इनको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं अपन, तो क्या मिलता है वेक्टर? वो मिलता है ऊपर वाले को आई केप से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले को जे केप से करें, तो मिल जाता है हमें डी टू आर बाई द डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई द आयोटा कॉस थीटा प्लस जे केप साइन थीटा, और नीचे वाली जो टर्म्स आती है प्लस आर डी थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस टू डी आर बाई डी थीटा बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई द माइनस आई केप साइन थीटा प्लस जे केप कॉस थीटा। परंतु एकांक सदिश की यदि हम बात करते हैं, आर केप को यदि लिखना चाहें तो जैसे अपने पहले किया था कि वो यूनिट वेक्टर के रूप में आर इक्वल टू लिखा था हमने एक्स साइन थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और यहाँ जो चेंज आएगा आई केप में वो आएगा आर केप इक्वल टू आई केप कॉस थीटा प्लस जे केप साइन थीटा। ये यूनिट वेक्टर से रिलेटेड है। और थीटा केप आ जाएगा माइनस आई केप साइन थीटा प्लस जे केप कॉस थीटा। और ए वेक्टर यदि हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखना चाहते हैं तो आता आर केप ए आर प्लस थीटा केप ए थीटा। तो इस केस में यदि हम लिखना चाहें ऊपर वाले इक्वेशन को, तो जो कन्वर्ट हो जाएगी ए वेक्टर इक्वल टू डी टू आर बाई द डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर आर केप प्लस आर वेक्टर आर डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस टू डी आर बाई डी थीटा बाई डी टी और थीटा केप। तो तुलना कर ली जाए हमें, तो जो रेडियल एक्सलेशन मिलता है इसका रेडियल पार्ट वो मिलता है त्रिज्यक त्वरण, वह ए आर इक्वल टू डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। और एंगुलर एक्सलरेशन द्विगंशी त्वरण मिलता है ए थीटा इक्वल टू आर डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस टू डी आर बाई डी थीटा बाई डी टी, यानी दो पार्ट मिल के हमें। ये आर थीटा के फॉर्म में थे और एक्स वाई के फॉर्म में पहले वाले थे। तो न्यूटन सेकंड लॉ के नियम से हम जानते हैं एफ इक्वल टू एम ए वेक्टर होता है, एफ आर आर केप होता है। सो एफ आर केप को लिख सकते हैं एम थीटा के फॉर्म में लिखना चाहे तो एम आर केप ए आर प्लस थीटा केप डी थीटा या ए थीटा, सॉरी। तुलना कर दिया जाए इक्वेशंस को मिलता है एफ आर इक्वल टू, क्योंकि चेक कीजिए इसको, एफ आर में केवल आर केप वाला तुलना होगी तो एम ए आर आएगा, ए आर का मान हमने निकाल ही रखा है। तो एफ आर इक्वल टू एम डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, और जो लास्ट वाला ए थीटा जो आ रहा है उसका टर्म्स तो जीरो आ रही है, क्योंकि इक्वेशन 8 में थीटा की कोई टर्म्स नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में। सो दिस इज जीरो एम आर डी थीटा बाई डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस टू डी थीटा बाई डी टी डी आर बाई डी टी। सो ये जो दो इक्वेशंस मिली हमें 9 और 10, ये केंद्रीय बलों के अंतर्गत गतिशील कणों के लिए गति के समीकरण, दीज आर द इक्वेशन मोशन अंडर द सेंट्रल फोर्सेस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉर सेंट्रल फोर्सेस। थैंक यू।